तो आज कक्षा 10 क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो हमारा निर्धारित पाठ अभी चल रहा है, पाठ 13 जो चल रहा है, चैप्टर 13 चल रहा है, उसी के अंतर्गत हम आगे की विषय वस्तु के अंतर्गत आज पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे भारतीय संसद के बारे में। हमारे देश में केंद्र की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंगों के रूप में जो भी व्यवस्था की गई है, उसी के अंतर्गत आज जो है व्यवस्थापिका के अंतर्गत भारतीय संसद अर्थात भारतीय संसद ही व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है। तो हमारे देश में केंद्र की व्यवस्थापिका को ही संसद कहा जाता है, या संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। संसद एक ऐसी संस्था है, स्थान है या इमारत है, जहां से बैठकर या जहां से पूरे देश के शासन का संचालन किया जाता है, अर्थात सरकार जो है वहां से देश का संचालन करती है। तो इस प्रकार से हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार यह व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संसद के अंतर्गत देखें, 2 सदन होते हैं। 2 सदन होते हैं। नंबर 1 लोकसभा और दूसरा सदन राज्यसभा। तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अर्थात लोकसभा जो संसद का यह सदन है, निम्न सदन है, और राज्यसभा जो है उच्च सदन है। यहाँ प्रश्नात्मक बात आ सकती है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो ऐसे सरल शब्दों में इसे समझ सकते हैं कि लोकसभा का जो निर्वाचन है, जो प्रक्रिया है, वो 5 वर्ष के लिए होती है और 5 वर्ष के बाद नई लोकसभा का गठन होता है, नई सरकार का गठन होता है। यानी लोकसभा 5 वर्ष की अवधि के बाद जो है भंग हो जाती है और उसके बाद चुनाव होते हैं और उस प्रक्रिया के बाद नई लोकसभा यानी सरकार का गठन होता है। तो इस प्रकार से इसे निम्न सदन कहा जाता है। इसके साथ ही राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, एक तो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते, संविधान में ऐसा व्यवस्था की गई है या ऐसा बतलाया गया है, लिखा गया है। राज्यसभा के सदस्य जो हैं, राज्य विधान मंडलों से जो सदस्य हैं वो चुनकर भेजते हैं और इस तरह से उनकी नियुक्ति होती है और यह कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती, यानी यह सदन जो है एक स्थायी सदन के रूप में निरंतर कार्य करता रहता है और इसकी कुल अवधि जो है 6 वर्ष की होती है। तो नए सदस्य आते जाते हैं और जिन सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है वो बाहर होते जाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। अब आगे हम अध्ययन विषय वस्तु क्रम के आधार पर अब लोकसभा के बारे में जानेंगे, लोकसभा का अध्ययन करेंगे कि लोकसभा किस प्रकार से कार्य करती है या इसका गठन कैसे होता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका के अंदर, संसद के अंदर लोकसभा की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। तो लोकसभा हमारे देश में लोकसभा सदस्य संख्या जो है 545 निश्चित की गई है, यानी हमारे देश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 545 है। सदस्यों का निर्वाचन मतदाताओं के प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होता है, यानी पूरे देश के अंदर जहां जिन राज्यों से जो भी सदस्य संख्या निश्चित की गई है उसके आधार पर
निर्वाचन होता है, चुनाव होते हैं। हालांकि ये पार्टी दल के आधार पर पार्टियां जो हैं अपने लोकसभा सदस्य उम्मीदवार नियुक्त करती हैं, निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार खड़ा करती हैं और जनता अपने मताधिकार के माध्यम से जो मतदान करती है उससे उनका निर्वाचन होता है। जो सबसे अधिक मत पाता है, वोट पाता है, तो वह अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि नियुक्त माना जाता है या हो जाता है, वह लोकसभा सदस्य बन जाता है। इसी को सांसद भी कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब उदाहरण बताओ, जैसे हमारे मध्य प्रदेश से लोकसभा सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई है? 29, यानी 29 मेंबर जो हैं मध्य प्रदेश से लोकसभा के लिए चुने जाते हैं निर्वाचन प्रक्रिया के आधार पर। लोकसभा सदस्यों को सांसद कहा जाता है। लोकसभा सदस्यों को सांसद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये संसद के सदस्य होते हैं और सरकार के रूप में बैठकर देश का संचालन करते हैं, सरकार चलाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से लोकसभा, संसद के अंदर जो लोकसभा सदन है उसकी ये व्यवस्था जो है बतलाई गई। अब यहाँ एक और अध्ययन के रूप में, जानकारी के रूप में हम समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष जो है यानी सरकार पक्ष, सत्ता पक्ष लोकसभा से ही चुनकर आते हैं। यानी 545 के अंदर जितनी पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगी, चुनाव लड़ेंगी, और उसमें जो पार्टी बहुमत लेकर आगे आती है यानी 2/3 बहुमत कुल सदस्य संख्या के हिसाब से जिस पार्टी का आता है तो वही बहुमत दल की पार्टी होती है और उसी को सरकार बनाने का अधिकार जो है प्राप्त होता है। बाकी जो दूसरे नंबर की पार्टी होगी वो विपक्ष में बैठेगी। तो लोकसभा से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष बनता है और इस प्रकार से वास्तविक सरकार यदि देखा जाए व्यवस्थापिका के अंदर बनाम संसद के अंदर, तो लोकसभा ही सरकार के रूप में कार्य करती है। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था संवैधानिक रूप से की गई है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी एक सरकार जब गठित होती है तो 5 वर्ष तक देश के अंदर शासन करती है। तो इस प्रकार से लोकसभा सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसके बाद लोकसभा भंग हो जाती है और नए निर्वाचन प्रक्रिया के आधार पर नई लोकसभा का गठन होता है और उसके अंतर्गत सरकार बनती है। तो यही क्रम जो है निरंतर चलता रहता है। तो इस आधार पर यह जानना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति समय से पूर्व भी लोकसभा भंग कर सकते हैं। यदि कोई यथास्थिति कारण परिस्थिति ऐसी आती है कि सरकार चलाने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, यानी सरकार भंग हो जाएगी और अगली निर्वाचन प्रक्रिया या राष्ट्रपति शासन लगाने की जो भी व्यवस्था है आगे की जाती है। अब इसी में से लोकसभा के अंदर जो सत्ता पक्ष के रूप में जो पार्टी बहुमत दल की होती है उसी के अंतर्गत बहुमत दल का नेता चुना जाता है। जिस पार्टी सदस्य के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था होती है तो बहुमत दल का नेता चुना जाता है, वही प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था संवैधानिक रूप से की जाती है। सदन की कार्यवाही चलाने के लिए एक लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर भी कहते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष का भी जो नियुक्ति है या बनाने की जो प्रक्रिया है तो सत्ता पक्ष के अंदर से ही, लोकसभा के सत्ता पक्ष से ही उन्हीं सदस्यों में से
एक सदस्य को जो इस लायक हो सकता है उसे अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया जाता है, यानी लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कहें या उसकी नियुक्ति कहें हो जाती है। साथ ही एक पद जो है आवश्यकता अनुसार उपाध्यक्ष का भी होता है। तो इस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष की जो संवैधानिक भूमिका है, कार्य है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा सदन की कार्यवाही लोकसभा अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर ही संपन्न होती है। समय समय पर सरकार की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा की कार्यवाही भी लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में ही होती है। अब यह जान सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद कितना महत्वपूर्ण होता है और उसके महत्वपूर्ण कार्य। तो सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करना, सदन की कार्यवाही को संचालित करना, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना, सदन में सदस्यों को आपस में बारी बारी से क्रम से किसी विषय को लेकर बोलने का अवसर प्रदान करना, या लोकसभा के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करना, या किसी विषय पर सदन के अंदर होने वाले विचार विमर्श के लिए समय निर्धारित करना, लोकसभा की बैठक को प्रारंभ करना या स्थगित करना आदि ऐसे कार्य जो हैं लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। तो इस प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत यह व्यवस्था आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस प्रकार से लोकसभा की व्यवस्था या लोकसभा का गठन और उसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार से संचालित होती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण इसी से संबंधित जानकारी आती है, लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या अहर्ताएं या योग्यताएं होनी चाहिए, तो कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जिनको आप पढ़कर, सुनकर, जानकर समझ सकते हैं। जैसा कि कहा गया, लोकसभा सदस्य के लिए या ऐसे प्रतिनिधि के रूप में जो चुनाव लड़ते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु या उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो, साथ ही वह सरकारी लाभ के पद पर न हो, न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के कोई आपराधिक मामलों में प्रकरण दर्ज न किया गया हो, उसे दिवालिया घोषित न किया गया हो, उसे संसद के किसी भी चुनाव लड़ने के लिए इसके पहले कभी अयोग्य घोषित न किया गया हो, ऐसी अहर्ता या योग्यता रखने वाला कोई भी नागरिक या व्यक्ति अपने संसदीय क्षेत्र से, अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है और निर्वाचित होने पर वह लोकसभा सदस्य नियुक्त हो जाता है, संसद का सदस्य बन जाता है और उसकी भी सरकार के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इस प्रकार से यह व्यवस्था जो है बनाई गई है। अब आगे अध्ययन के क्रम में इसी से संबंधित जो हमारा अगला विषय टॉपिक आएगा, अगली हेडिंग इस विषय वस्तु के अंतर्गत आएगी, उसका हम आगे अध्ययन करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो अगली हेडिंग टॉपिक के रूप में हम अगले कक्षा पीरियड के अंदर, अपने क्लास के अंदर आप लोगों के सामने लोकसभा की शक्तियां क्या होती हैं, क्या निर्धारित की गई हैं, इस हेडिंग टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। और आप लोग भी अपनी विषय वस्तु पुस्तक के माध्यम से पढ़कर, जानकर, रिवीजन कर अपने विषय को आगे बढ़ाते चलें और संबंधित जानकारी जो है समझते चलें, जिससे कि आगे आपका ज्ञानवर्धन हो सके और आप एक अच्छी विषय वस्तु का लाभ प्राप्त कर उसे अपने ज्ञान के साथ साथ
परीक्षा उपयोगी बनाकर आगे रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आगे हम अगली बताई हुई हेडिंग टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जानेंगे और